हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस मेनली है कि वो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताता कि कोई प्रोसेस ए से बी होगी या बी से ए होगी। ठीक है, तो उसने हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। सेकंड, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ने नहीं दी कि एनर्जी क्वांटिटी वाइज तो कंजर्व होती है, क्वालिटी वाइज कंजर्व होती है या नहीं, फर्स्ट लॉ ने हमें नहीं बताया। नेक्स्ट, हीट और वर्क आपस में कितना परसेंट कन्वर्ट हो सकते हैं, हीट वर्क में कितना परसेंट कन्वर्ट हो सकता है, वर्क हीट में कितना परसेंट कन्वर्ट हो सकता है, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ने हमें नहीं बताया। सेकेंड लॉ हमें कॉन्सेप्ट देते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो सकती है, वो हमें सेकेंड लॉ ने बताया। जैसे जितनी ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर अकर्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन, जैसे कि आपकी हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, मास हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वाटर आपका हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ मूव करता है। सेकेंड लॉ ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया एंट्रोपी, जिससे हम बताते हैं कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता लगा। क्वालिटी वाइज कोई भी प्रोसेस कभी कंजर्व नहीं हो सकती, एनर्जी क्वालिटी वाइज कंजर्व नहीं होती। तो सेकेंड लॉ के इसीलिए हम सेकेंड लॉ को डायरेक्शनल लॉ भी बुलाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बताता है। साथ साथ इसको हम क्वालिटी लॉ भी बुलाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। अब इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेकेंड लॉ को डिफाइन किया, तो केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस, ये दो स्टेटमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि हीट इंजन क्या होता है, साइक्लिक हीट इंजन क्या होता है, कि कोई भी ऐसा इंजन जहां पर आप हीट दो और वर्क आपको मिले, हीट के फॉर्म में इनपुट हो और वर्क के फॉर्म में आउटपुट हो, उसको हम हीट इंजन बुलाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था स्टीम टरबाइन का, उसकी एफिशिएंसी भी हमने निकाली थी कि, और एफिशिएंसी सेकेंड लॉ ने हमें ये भी बताया कि कोई हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है और 100% उसकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ये सभी स्टेटमेंट हमें सेकेंड लॉ बताता है। अब कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट हम देखेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। तो पहले देखते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है। देखिए नाम से समझिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब होता है इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो थर्मल एनर्जी की, आप जितनी भी चाहो उतनी हीट वहां से निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई हीट इंजन है आपके पास। अब इस हीट इंजन में आपको हीट निकालनी भी है, आपको हीट किसी जगह पे डालनी भी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर 1 है और ये आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर 2 है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें से कितनी भी हीट आप निकाल लीजिए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सपोज टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इट इज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी in which any amount of heat can be extracted and there will not be appreciable change in temperature। इसके टेम्परेचर में appreciable change नहीं होता है। एग्जांपल देते हैं, सपोज कि ये एनवायरनमेंट है, आप एनवायरनमेंट एज्यूम कीजिए इसे। अब एनवायरनमेंट में आप कितनी भी हीट डालिए, ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप गर्मियों में एसी चलाते हो, ठीक है, तो एसी के जो कंडेंसर के पीछे जो है वो हीट ट्रांसफर होता है, तो क्या उस हीट ट्रांसफर से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है? नहीं। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो वो 30 ही रहेगा, चाहे कितनी भी हीट उसमें डाल लीजिए आप। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। उसी टाइप से सपोज आपके पास कोई फर्नेस है और फर्नेस में से आप हीट निकाल रहे हो, तो उसमें से हीट निकालोगे तो फर्नेस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसका कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर है वो
आपका कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि थोड़ा बहुत निकालने से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जिस थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर में से हीट निकाली जाती है उसको हम बुलाते हैं सोर्स, दैट इज कॉल्ड है सोर्स। और जिस थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर में हीट डाली जाती है उसको बुलाते हैं सिंक, दैट इज कॉल्ड है सिंक, दैट इज कॉल्ड है सिंक। अब क्वेश्चन आता है क्या एक्चुअल में इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है? ऐसा जरूरी नहीं कि थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर आपका बहुत बड़ा हो। अब एग्जांपल मैं आपको इसलिए समझाता हूँ। सपोज कोई रूम है आपका, सपोज ये आपका कोई रूम है, उस रूम में आप किसी टीवी के अंदर कितनी हीट आपकी एनालाइज कर रहे हो, हीट को एनालाइज कर रहे हो, तो हीट चाहे इस रूम में कितनी भी आप हीट डाल लीजिए टीवी के कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सपोज ये रूम है आपका और रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और आपको स्टडी करनी है कि जो आपका टेलीविज़न है वो ऑन करने पे कितनी उसकी हीट एनालिसिस आपको करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो हीट को आप जो टीवी चलाते हो घरों में उसकी हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज कंपैरेटिवली काफ़ी कम हीट होती है और इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इस केस में हम रूम को एज ए TER कंसिडर कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का मतलब वही है कि कोई ऐसी कोई सोर्स या सिंक जहां पर आप उसके अंदर से हीट निकालिए या डालिए जिससे उसका टेम्परेचर चेंज ना हो चाहे कितना भी। तो कंपैरेटिवली हम लेता है, ठीक है। नॉर्मली हम इसमें एनवायरनमेंट और फर्नेस को कंसीडर करते हैं, तो बट ऐसा नहीं है, छोटे में भी वो कंपैरेटिवली आपका इस टाइप का होना चाहिए सोर्स या सिंक जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो हीट निकालने से या हीट डालने से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके, ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है इसकी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। सेकंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, सोर्स और सिंक, सोर्स और सिंक। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, चाहे कितनी भी हीट निकाल लीजिए या हीट डाल लीजिए वो आपका कैपेबल है। सेकंड, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे सोर्स हो या सिंक हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए डेफिनेशन दी। तो उन्होंने क्या बताया आपको, उन्होंने बताया कि कोई हीट इंजन, किसी हीट इंजन को आप तभी ऑपरेट कर सकते हो जब वो दो टेम्परेचर बॉडीज के बीच में ऑपरेट करे। एक काम करेगा सिंक का, एक काम करेगा सोर्स का। सपोज यहाँ से Q1 है, यहाँ से Q2 है, और वर्क को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट थी, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर ए हीट इंजन टू ऑपरेट बिटवीन ए सिंगल टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर वर्क। इसकी स्टेटमेंट थी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हीट इंजन आपका सिंगल टेम्परेचर बॉडी पे ऑपरेट करे और वर्क को डिलीवर करे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हीट इंजन को ऑपरेट करना है तो दो टेम्परेचर बॉडीज होनी चाहिए, एक सोर्स का काम करेगा और एक सिंक का काम करेगा। एक में से हीट निकालोगे, दूसरे में से हीट एग्जॉस्ट करोगे और कुछ वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप को हम PPM1 बुलाते हैं, PPM1, पर्चुअल मोशन मशीन 1 का ही, ठीक है। ये इमेजिनरी एक कॉन्सेप्ट होता है PMM1। तो केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट यही थी कि आपको अगर किसी हीट इंजन को ऑपरेट कराना है तो उसके लिए दो टेम्परेचर बॉडीज होने चाहिए, एक सोर्स का काम करेगा, एक सिंक का काम करेगा, और वर्क आपको यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ने ये स्टेटमेंट भी दी थी, इसी
के अकॉर्डिंग फिर आपकी एफिशिएंसी भी डिफाइन होती है। एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की, 1 माइनस Q2/Q1, हम इसे ड्राइव कर चुके हैं। अब इसमें देखिए Q2 अगर ये सिंक ही नहीं होगा, इसका मतलब Q2 जीरो है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। दैट मीन्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज सर्टेन वैल्यू, तो कभी भी ये क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं आ सकता। दैट मीन्स एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। ये किसने बताया था हमें, बाय दी दिस लॉ, केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको एग्जिट करनी ही होगी। चाहे कितना भी आइडियल हीट इंजन आप बना लीजिए, चाहे कितना भी आइडियल हीट इंजन हो, बट 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी हमारी। और PMM1 क्या है, अगर आपको PMM1 डिफाइन करना है तो PMM1 इज an imaginary engine which operate between a single temperature source and complete heat is transferred into work। तो ऐसा एक पर्चुअल मोशन मतलब इमेजिनरी मशीन जिसमें से जितनी हीट सप्लाई करोगे उतना ही वर्क आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसको PMM1 बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस साइंटिस्ट था, उसने भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए स्टेटमेंट दी थी। क्लॉसियस ने हमें क्या बताया, क्लॉसियस ने हमें बताया क्लॉसियस टेल्स अस दैट अगर इसे ये टेम्परेचर मान लीजिए आपका T1 है, ये आपका T2 है, तो ये लोअर टेम्परेचर है, दिस इज lower temperature, this is higher temperature। तो according to Clausius statement, heat cannot be supplied from lower temperature to higher temperature without any external effect। कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर कराना है तो वो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये इस टाइप से करोगे, इसे T1 where T1 is less than T2, सो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लोगे जब तक आपका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी क्लॉसियस। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, जो कि हमारा वर्क होता है। बिना वर्क लिए कोई भी डिवाइस आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आपको हीट ट्रांसफर करके नहीं दे सकती। तो ये दो स्टेटमेंट थी हमारी केल्विन प्लैंक की और क्लॉसियस की। सो रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।